हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 10th लेक्चर ऑफ ऑन आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें हम ऑलरेडी वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड 80% ऑफ द चैप्टर, है ना। तुम्हारा जो फर्स्ट पोर्शन है जिसमें पीएच के बारे में कैलकुलेशंस हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंप्लीट किया। ठीक है, उसके चारों केसेस देखे, जो कि चारों केसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सॉल्ट 4 ही प्रकार के होते हैं और चारों के चारों केसेस हमने कल डील किए थे। ठीक, नाउ इसके बाद जो पोर्शन बचता है दैट इज बफर सॉल्यूशन, या बफर्स के बारे में हम बेसिकली बात करेंगे। और उसके बाद जो लास्ट पोर्शन आएगा दैट विल बी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, उससे जो ऊपर वाले पोर्शन क्या है वो मैं थोड़ा आगे लूँगा। अभी हमारा मेंस लेवल तक जो है वो यहीं तक रहेगा। ठीक, तो इसमें रिकैप कर लेते हैं कल जो हमने पढ़ा था। कल हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट जो था उसका हाइड्रोलिसिस कराया। हमने ये दोनों केसेस देखे थे। इन दोनों केसेस में हमने देखा कि इसमें न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और या तो सॉल्यूशन जो था एसिडिक बच रहा था, ठीक है, या फिर बेसिक हो रहा था। ठीक है, और इसमें अगर ये वाला केस था तो इसमें कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा था, बिकॉज दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस के या स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटायन या अनायन थे। ठीक, सेम वे अभी इसको ग्रीन वाले को भूल जाओ, अभी इस पे आओ। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, जब हमने ये किया था इसका हमने देखा कि जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है वो कैटायनिक, एक सेकेंड, हाँ, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होता है। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ, उससे हमें जो सोल्यूशन मिला वो एसिडिक मिला। हमारा फॉर्मूला जो आया था वो पीएच का ये आया था। ठीक है ना, इसमें क्योंकि एसिडिक है तो दिस नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम pKw एंड देन डिवाइडेड बाय 2। ये जो आएगा ये लेस देन 7 आएगा। ठीक है ना, सेम वे अगर हम वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो ये बेसिक सोल्यूशन होगा, और इसमें फॉर्मूला ये आया था, इसमें जो pK था, pH था वो ग्रेटर देन 7 था। गेटिंग माई पॉइंट। और ये है वीक एसिड वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस में C प्लस कैटायनिक एंड अनायनिक हाइड्रोलिसिस दोनों के दोनों होते हैं। इसमें कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, इसमें अनायनिक, इसमें कैटायनिक अनायनिक दोनों होते हैं। इसमें एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल कोई सा भी हो सकता है सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर हम देखें ध्यान से, यहां पर ये जो था ये सिर्फ pKa एंड pKb दोनों पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, इन दोनों पे डिपेंड करता है। अगर मैंने कल भी बताया था, अगर एसिड ज़्यादा स्ट्रांग हुआ तो ये कम होगा इससे, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव होगी, ये लेस देन 7 आ जाएगा। सेम वे इसका वाइस वर्सा, अगर बेस ज़्यादा स्ट्रांग हो तो pKb छोटा होगा pKa से, ये पॉजिटिव आ जाएगी, तो pK प्लस समथिंग 14 प्लस समथिंग बाय 2 विच विल बी ग्रेटर देन 7। ठीक है, ये केसेस हमने कल देखे थे। इसके 1-2 केसेस में अभी तुमको लिखवा भी देता हूँ। ठीक है, लेकिन इन तीनों में जो एक डिफरेंस है वो क्या है, वो बहुत स्ट्राइकिंग डिफरेंस है। दैट इज कि इसमें pH जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड और द सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें भी अगर तुम देखो, यहां पर वैसे तो A और B दोनों इक्वली है ना, एसिड हो चाहे बेस हो, तो तीनों में अगर तुम देखो तो केस क्या आ रहा है, सॉरी दोनों में अगर तुम देखो तो ये दिस इज डिपेंडेंट ऑन C समहाउ, है ना। और अगर तुम इसमें ये भी देखोगे KH एंड H, ये दोनों भी डिपेंडेंट ऑन C ओनली। इसमें भी अगर तुम देखोगे KH एंड H, ये भी डिपेंडेंट ऑन C। लेकिन अगर तुम इसकी बात करो, ठीक है, यहां पर pH, H और KH ये तीनों के तीनों कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन तुम बढ़ाते या घटाते हो तो इसका pH चेंज नहीं होता है। ये चीज स्पेसिफिकली लिखनी है यहां पे। द pH ऑफ salt hydrolysis of a weak acid and weak base does not change with the dilution or by changing the concentration of the solution। ठीक है, तो इसका pH चेंज नहीं होता बाय डाइल्यूशन, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई एम गोइंग टू रिफर टू इट लेटर, लाइक आज के लेक्चर में मैं इसको रिफर करूंगा। ठीक है, तो आर वी क्लियर? तो उसमें लिख लेना pH, H एंड KH ऑफ pH, KH और KH ऑफ
हाइड्रोलिसिस ऑफ a weak acid and weak salt, hydrolysis of a weak acid and weak salt is independent of concentration or dilution, is independent of concentration or dilution. इसके एग्जाम्पल्स लिखवा रहा हूँ तुमको अभी मैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ इसमें, देख ये लिख लो CH3 COO NH4, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो ये टूटेगा किस में, CH3 COO- और NH4 प्लस में, ठीक है। अगर मैं इसका, क्योंकि ये किससे बना है भाई, अगर हम ध्यान से देखें तो किससे आया होगा, CH3COH से, तो Ka कितना है इसका Ka आता है 10⁻⁵, ठीक है। और जो ये आएगा NH4, ये किससे आया होगा, NH4OH से, तो जिसका Kb होता है 10⁻⁵। तो अगर तुम ध्यान से देखो, इसका भी 10⁻⁵, इसका भी 10⁻⁵। तो अगर मैं pKa बोलूँ दैट विल बी 5, और इसका pKb बोलूँ तो दैट विल ऑल्सो बी 5। तो अगर तुम मैं ये भाई देखो, ये भी वीक एसिड है और ये भी वीक बेस है, इन दोनों का जो सॉल्ट होगा वो ये वाले कैटेगरी में आएगा। इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो pH जो आएगा इस फॉर्मूले से आएगा। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो 1/2 मतलब pH इक्वल्स टू pKw प्लस pKa माइनस pKb। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों इक्वल है, 5 है, ये भी 5 है, तो 5 - 5 0। तो कितना आएगा ये 1/2 14 प्लस 5 - 5 इक्वल्स टू 7। तो ये क्या आएगा, यहाँ पर न्यूट्रल सोल्यूशन आएगा, ठीक है। ये न्यूट्रल सोल्यूशन आ रहा है। तो तुम्हें सीधे सीधे दिख गया कि जहाँ पर Ka-Kb इक्वल है या Pka-Pkb इक्वल है, वहाँ पर न्यूट्रल सोल्यूशन आ रहा है। सिंपल है, ठीक है जी। आर वी क्लियर अबाउट दिस और नॉट? सिंपल है, ये आ गया जी तुम्हारा है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, लेट्स टेक HCONO4। अब यहाँ पे फॉर्मिक एसिड जो है, फॉर्मिक एसिड का मैंने, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमको कितना पता है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अभी हमने ऑर्गेनिक देखी नहीं है, तो मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें पता होगा। नहीं भी पता होगा तो ये मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड कहलाता है, ये इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड कहलाता है। तो पहला वाला जो था वो एसिटिक एसिड का था। इसमें HCONH4, ये तो आ रहा है HCOH से, और दूसरा कहाँ से आ रहा है, NH4OH से। तो इसका तो K भी इतना ही है, लेकिन जो K है इसका दैट इज 10⁻⁴, ठीक है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अभी के लिए मान लो, इसको मैं आगे तुम्हें करवाऊंगा, जब हम ऑर्गेनिक शुरू करेंगे तब मैं इसको करवाऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इससे ज़्यादा एसिडिक होगा, अभी के लिए याद रखो। तो अगर ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका K इससे ज़्यादा होगा। तो इसका तो 10⁻⁵ था, इसका 10⁻⁴ है, ये आ गया, ठीक है जी। तो इसका pKa जो होगा वो 4 होगा, ठीक है, 4 हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, यहाँ पे 4 रख दो। तो 4 - 5 - 1 14 - 1 ये कितना आ जाएगा, 6.5। यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं है भाई, ठीक है, 6.5। इस केस में ये एसिडिक हो रहा है, ठीक है। तो तुम चाहो तो कह सकते हो कि भाई जिसके, वो मैंने कल लिखवा दिया था, उसमें कोई वो नहीं है, एसिडिक आ गया। अब भाई pKa जो है pKb से छोटा है, ठीक है। मान लो हम इसके नेक्स्ट वाला चले जाएं, विच इज लेट्स से दिस इज कॉल्ड प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपियोनिक एसिड, कॉमन नेम IUPAC नेम, वो नेमिंग भी अभी तुमको नहीं पता, कोई बात नहीं, वो भी हम देखेंगे। CH3CH2COOH, ठीक है। अगर मान लो मैं यहां पर इसको लगा देता हूं, ठीक है, तो यहां पर लेट से, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये एग्जैक्टली इतनी होती है, लेट से कि ये 10⁻⁶ है, क्योंकि ये वीकर एसिड है इन दोनों से, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये इससे वीक है और ये सबसे वीक है, ठीक है। वीक हुआ तो 10⁻⁶ है, 10⁻⁶ है। pKa कितना हो जाएगा इसका, 6, तो इसमें pK भी बड़ा हो गया pKa से, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 - 5 विच इज +1, तो कितना हो जाएगा 15/2 विच इज 7.5। तो 7.5 में क्या हो जाएगा, ये बेसिक हो जाएगा। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स अच्छे से नोट कर लेना, ताकि आगे कभी भी रिवाइज करो तो ये चीज़ें याद रहनी चाहिए हैं। आर वी क्लियर? ठीक है, तो कहाँ थे हम,
ये बेसिक हो गया, तो यहाँ पर बेसिक वाला केस भी हमारा कवर हो जाता है। गॉट इट? ठीक है, आर बी क्लियर? कूल। चलो अब ये जो ग्रीन मैंने लिखा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं नीचे वाले पार्ट को, पोर्शन को मिटा रहा हूं। देखो भाई, अगर कभी भी जो केस अब आएगा, केस 2, अगर अभी तक केस क्या था कि भाई ए और बी मतलब अमाउंट ऑफ एसिड और अमाउंट ऑफ बेस इक्वल होना चाहिए। अमाउंट मतलब इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड एंड इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस शुड बी इक्वल। यहां पे इक्वल थे तो ये वाला केस आ गया। जहां पर अनइक्वल हुए तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में, वीक बेस के इक्विवेलेंट्स ज्यादा हुए एसिड से, तो वो बेसिक बफर बनता है। ठीक है, और अगर इसमें तो कोई बफर बनने का चांस है ही नहीं, तो नो बफर। ठीक है, अभी तुमको पता ही नहीं कि बफर क्या है, लेकिन ये मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये याद रखने के काम आएगा तुम्हारे। ठीक है, तो इसको जैसे अभी बता रहा हूं वैसे बना लो। इसके नेक्स्ट में यही चीज को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो बनाओ इसको। इसमें नो बफर, इस वाले में बेसिक बफर बनेगा, इस केस में नहीं, और इस वाले केस में ये एसिडिक बफर बनेगा। ठीक है, अच्छा यहां पे तुम देखोगे ये वाला जो केस है ये अपने आप में सॉल्ट बफर है। ये सॉल्ट बफर क्यों है, वैसे इसको हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी पीएच निकालना जान चुके हैं इसका। सॉल्ट बफर जो है वो क्यों बनेगा, क्योंकि बफर का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है। ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है। और मैंने यहां पे क्या बताया था कि इसका पीएच चेंज नहीं होता विद कॉन्सेंट्रेशन, जबकि यहां पे तुम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो पीएच चेंज हो जाएगा। दे डू नॉट फॉर्म बफर सॉल्यूशंस बट दे डू। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझो कि ये जो पूरा का पूरा तुमने टेबल बनाया है इसमें ये सॉल्ट बफर होगा, इस वाले केस में तुम्हारा एसिडिक बफर आएगा, इस वाले केस में तुम्हारा बेसिक बफर आएगा। इसको इतना ही समझो। ठीक, अब बफर के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, कुछ और चीजें भी दिखेंगे। ठीक है, तो इसको डेप्थ में लेंगे, डोंट वरी। ये जितना मैं अभी यहाँ पे लिखा है सब समझ में आएगा वंस आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इट। ठीक है, तो लिख लो। अभी यहाँ पे लिखो केस 2। केस 2 लिखो। केस 1 तो हमने देखा था जब दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वल थे। ठीक है, तो केस 2 क्या है? केस 2 इज व्हेन अमाउंट मतलब इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड एंड बेस आर अनइक्वल। ठीक है, ये वाला तुम्हारा केस है। तो अगर कभी भी एसिड और बेस, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो वीक, मतलब वैसे तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को निकाल दो। अब जो 3 सॉल्ट नीचे के थे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एंड वीक एसिड वीक बेस, ये तीनों जो सॉल्ट हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। आर वी क्लियर? ठीक है जी। तो इन केसेस में अगर कभी भी एक की कॉन्सेंट्रेशन दूसरे ज्यादा है, जैसे अगर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बेस से ज्यादा है, ठीक है, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बेस से ज्यादा है, तब क्या होगा कि वो सॉल्यूशन के एसिडिक होने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, समझ में आ गया? सेम वे तुम अगर उल्टा देख लो, बेस के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और मैं यहाँ पे वीक बेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसके भी कॉन्सेंट्रेशन विल बी लिटिल, सॉरी उसकी द सॉल्यूशन विल बी बेसिक। ठीक है, उसके बेसिक होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। आर वी क्लियर? ठीक है, तो दिस इज गॉन, दिस इज डन। ठीक है जी, गॉट इट? नाउ अगर तुम इसमें देखो कि कोई एक वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तुमने उनको मिलाया, उसमें वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो वो एसिडिक बफर बनने का मतलब उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि वो एसिडिक बफर बन जाए। तो वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो लिखो, व्हेन अनइक्वल इक्विवेलेंट्स या अनइक्वल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस, व्हेन अनइक्वल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है, आर मिक्स्ड, देन एनी वन ऑफ, दोनों में से कोई एक कंपोनेंट ज्यादा होगा ना, तो एनी वन ऑफ द कंपोनेंट्स विल बी फिनिश्ड एंड
द अदर विल रिमेन इन द सोल्यूशन। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मान लो मैं बात करता हूँ CH3COOH प्लस मान लो NH4OH, लेट्स से हम इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से ये इसने सॉल्ट बना दिया, इसने ये बना दिया। तो भाई इसमें एक केस तो ये था कि A ये है और B ये है, तो एक केस तो ये था A इक्वल्स टू B, तो हमने ऑलरेडी डील कर चुके हैं। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, A इज लेस देन B और A इज ग्रेटर देन B, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो इस केस में बफर बनने के चांसेस होते हैं। अब वो बफर कब बनेगा, कैसे बनेगा, वो हम आगे बात करेंगे, और बफर होता क्या है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखो नेक्स्ट, व्हेन वीक एसिड एंड वीक बेस, व्हेन, ये बफर के लिए बात बता रहा हूं कि अगर कोई वीक एसिड या वीक बेस सोल्यूशन में है, या बोल रहा हूं, ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस इज देयर इन द सोल्यूशन आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है, विद इट्स कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास CH3COOH है, ये वीक एसिड है, और इसके साथ इसी सोल्यूशन में देयर इज CH3COO-, तो ये तो एसिडिक होता है, और ये तुम्हें पता है कि क्या होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिक। ये कॉन्जुगेट बेस है ना, इसका कॉन्जुगेट बेस, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, तो ये एसिडिक है, ये बेसिक है। तो अगर किसी एसिड या उसके कॉन्जुगेट बेस या फिर कोई बेस चलो ठीक है, ये तो अगर ये बेसिक है तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो ये या इसका ये प्लस इसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए अनइक्वल अमाउंट्स में इन अ सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है, ये एसिड वीक एसिड और इसके वीक एसिड का या इसका एक सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, दोबारा बोल रहा हूं, ये वीक एसिड और इसका एक सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा हो सॉल्यूशन में साथ साथ, या फिर एक वीक बेस और इसके सॉल्ट, इसका एक सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में है, उसका और इसको साथ में रख दो एक सॉल्यूशन में, तो बफर बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो दोबारा बोल रहा हूं, व्हेन अ वीक एसिड और अ वीक बेस, व्हेन अ वीक एसिड और वीक बेस रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन। भाई देखो, इसको जैसे इसको मैंने इसके साथ रिएक्ट करवाया, तो मैं कह रहा हूं ये बचना चाहिए। ठीक है, ये बचना चाहिए, बेस कम हो। तो अगर एसिड बचा और इसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो या फिर ये बचा और इसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वो दोनों में से कोई सा भी एक केस हो तो हमारे पास बफर सॉल्यूशन मिल जाता है। तो लिखो, व्हेन अ वीक एसिड और अ वीक बेस remaining in the solution after the reaction with their strong counterpart। भाई ये तो CH3COH है, इसके साथ में लेट से स्ट्रॉन्ग काउंटर पार्ट Na+ है, मतलब NaOH की रिएक्शन हुई इसके साथ में, NaOH की रिएक्शन हुई इसके साथ में, तो ये मिलेगा। तो ये और इसके स्ट्रॉन्गर काउंटर पार्ट के साथ में, ठीक, स्ट्रॉन्गर काउंटर पार्ट, then that solution is called a buffer solution, that solution is called a buffer solution, then that solution is called a buffer solution। got that? ठीक है जी, cool। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है। अगर तुम एक वीक एसिड मिलाओ और एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओ, ठीक है जी, और उसका एक सॉल्ट बनेगा, ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट ये होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सम एसिड इज लेफ्ट, ठीक है, और सम सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड, हाँ है ना। तो सम एसिड इज लेफ्ट, सम सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड, तो इसमें क्या होगा, अब जो हम डेफिनेशन बोले तो वही तो हुआ कि ये
एसिड, वीक एसिड, इसके एक सॉल्ट के साथ विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, एक इसका सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, उसके साथ में सोल्यूशन में है, तो ये भी अभी सोल्यूशन में है, ये भी अभी सोल्यूशन में है, तो दिस विल कंस्टिट्यूट अ बफर, दिस विल कंस्टिट्यूट अ बफर। सेम वे अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेता हूँ और इसको मैं वीक बेस लेता हूँ, तो ये क्या जाएगा, मान लो ये लिमिटिंग इंग्रेडिएंट है, मतलब ये जल्दी खत्म हो गया, तो ये बचा थोड़ा सा, सम बेस इज लेफ्ट और सम सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड। तो बेस और उसके सॉल्ट का एक साथ होना, उसके सॉल्ट या उसके कॉन्जुगेट एसिड का एक सोल्यूशन में एक साथ होना बफर कहलाता है। ठीक है, तो एक बेसिक डेफिनेशन तो ये है, लेकिन उसकी जो और डेफिनेशन, जो और भी डीपर डेफिनेशन है वो हम आगे देखेंगे, बट बेसिक यही है कि कोई एसिड, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, और एक वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड अगर सोल्यूशन में है, ये कॉम्बिनेशन या ये कॉम्बिनेशन, तो हम उनको बफर की कैटेगरी में डालते हैं। अब बफर क्या होता है वो हम बात करेंगे। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो व्हाट इज अ बफर सोल्यूशन, इसको देखते हैं। इसको जांचने के लिए थोड़े इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल्स लेते हैं भाई। सबसे पहली चीज़ ये है कि बफर मैं तुम्हें बता चुका हूं, वो सोल्यूशन होता है जो अपने पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है। यही डेफिनेशन है एक्चुअली में इसकी, यही डेफिनेशन है। तो इसको ऐसे देखते हैं, चलो लेट्स से आई आस्क यू अ क्वेश्चन, आई से दैट देयर इज 1 लीटर ऑफ वाटर इन अ क्लोज्ड कंटेनर, 1 लीटर वाटर इन अ क्लोज्ड कंटेनर, इसका पीएच क्या होगा, इसका पीएच क्या होगा? तो तुम बोलोगे फटाक से कि सर ये तो प्योर वाटर है ना, प्योर वाटर में तो 10⁻⁷ H+ होते हैं, 10⁻⁷ OH- होते हैं, तो ये तो न्यूट्रल हुआ, इसका pH = 7 हो गया। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई सोचना ही नहीं है ज़्यादा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने इसमें 0.365 ग्राम HCl डाल दिया, अब मुझे बताओ कि इसका pH कितना होगा। अब जब मैंने ये 0.365 HCl इसमें डाल दिया, तो तुम कहोगे अच्छा सर इसमें HCl है और ये HCl जो है तो H+ की जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो पूरी की पूरी इसी से आएगी, किससे? HCl से। भाई कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा इसमें, हालांकि क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉमन इफेक्ट की बात करने का मतलब ही नहीं है। यूँ समझो कि H+ जो है वो पूरा का पूरा सिर्फ HCl से आएगा, इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा हम वो ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर चुके होंगे। ठीक, तो यहाँ पर अगर तुम H+ की बात करो तो दैट विल कम आउट टू बी 0.365 अपॉन 36.5। ये क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि जो HCl का कॉन्सेंट्रेशन होगा वही H+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा अपॉन 1 लीटर, दैट कम्स आउट टू बी 10⁻²। तो इसका pH क्या आएगा इस केस में? इसका pH आएगा 2। तो तुम देख रहे हो pH 7 से pH 2 आ गया, दैट मीन्स डेल्टा pH कितना हुआ इस केस में? डेल्टा pH = 5। तो 5 का चेंज आया, 5 यूनिट pH का चेंज आया है, समझ रहे हो? तो 5 यूनिट pH का चेंज का मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो pH है सिर्फ और सिर्फ लाइक 0.365 ग्राम्स इज लाइक एक चुटकी भी नहीं यार, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, अगर छींक मारो तो उतना तो तुम्हारे छींक से निकल जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो इतने कम अमाउंट से भी 1 लीटर वाटर का pH चेंज्ड बाय 5 यूनिट्स। ठीक है, तो दिस इज अ सोल्यूशन विच हैज नो रेजिस्टेंस टू इट्स pH चेंज। इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इट विल जस्ट बी लाइक दिस। ठीक है, अब pH में जब इतना चेंज आया, अब इसको तुम अपनी बॉडी पे लगाओ। मैं तुम्हें क्या बताया, इस चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो तुम्हारे बॉडी और तुम्हारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम या वेरियस फ्लूइड्स के ऊपर है। गेटिंग माई पॉइंट? तो उसमें pH बहुत pH बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर pH थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो तबीयत बिगड़ सकती है। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि तुम्हारी बॉडी का जो यूजुअल pH होता है वो 7.2 से 7.5 के आसपास होता है, विच इज एल्कलाइन इन नेचर। तुम्हारी बॉडी का जो pH होना चाहिए वो एल्कलाइन होना चाहिए। ठीक, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी का pH एसिडिक की तरफ चला गया तो तुम्हारा यू कैन इवन गेट कैंसर, तुम्हें कैंसर तक हो सकता है।
ठीक है, दिस इज लाइक, मैं ऐसी कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज लाइक द रिसर्च दैट सेज कि भाई अगर तुम्हारा पीएच एसिडिक चला गया बॉडी का तो यू कैन इवन कॉन्ट्रैक्ट, नॉट एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट, बट यू कैन हैव कैंसर एज वेल, गेटिंग इट। और तुम जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हारी बॉडी में मान लो इस तरीके का कोई सोल्यूशन है जो कि विच डज नॉट लाइक रियली रेजिस्ट दैट चेंज इन पीएच, तो क्या होगा, तुमने थोड़ा सा मान लो कुछ भी, तुमने संतरा खाया, उसमें एसिटिक एसिड होता है, संतरा खाया तो संतरे से तुम पूरे गल गए, क्योंकि संतरा खाने से भी पीएच में चेंज आएगा और पीएच बढ़ेगा, चाहे 5 से ना बढ़े, मे भी हो सकता है 2 से बढ़े, 3 से बढ़ जाए, तो उससे भी तुम्हारी बॉडी का बहुत सारा नुकसान हो सकता है। जबकि हम जानते हैं कि फल ऐसा नहीं करते। दैट मीन्स व्हाट, कि तुम्हारी बॉडी में जो वेरियस फ्लूइड्स होते हैं वो एक्चुअली में बफर्स होते हैं, ठीक है। बफर का मतलब, बफर शब्द का मतलब क्या है वो भी देखो ना। बफर अगर तुमने पढ़ा है कभी, आज से पहले कभी भी तुमने बफर वर्ड सुना है तो कहाँ सुना है? याद है 9-10 में जो गवर्नमेंट के उसमें बताते थे कि बफर स्टॉक्स होते हैं। भाई बहुत सारे किसान बहुत सारा अनाज उगाते हैं और जैसे मान लो उन्होंने 1 करोड़ टन अनाज उगा दिया और भारत के लोगों की जो नीड है दैट इज लेट्स से 90 टन्स ओनली, 90 करोड़ टन्स, तो 10 करोड़ टन तो बच गया ना। वेयर आर यू गोइंग टू पुट इट? क्या हम उसको ऐसे फेंक देंगे? नहीं, गवर्नमेंट कीप्स इट इन स्टॉक विच इज कॉल्ड अ बफर स्टॉक। तो बाय चांस कभी ऐसा हो जाए कि हमारी जितनी ज़रूरत है उससे कम अनाज हो उस साल, मान लो कोई फेमिन हो गया, फ्लड्स हो गए, कुछ भी हो गया, उस वजह से अगर अनाज कम हुआ, व्हाट विल हैपन? यू कैन रिप्लेनिश इट विद द बफर स्टॉक, ठीक है। तो बफर का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज सो वास्ट कि तुम उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज करना चाहो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चेंज करना चाहो तो उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। जैसे सागर से तुम पानी निकाल लो थोड़ा सा, तो सागर में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? सागर से थोड़ा नमक निकाल लो तो सागर के सैलिनिटी में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? सेम वे अगर तुम वही 10 करोड़ टन का जो एक हमारे पास स्टॉक है उसमें से 1 क्विंटल अगर चावल निकाल लो तो क्या फ़र्क पड़ेगा? डजंट मैटर। तो सेम वे बफर सॉल्यूशंस में भी अगर तुम कुछ एसिड या बेस या मे बी उसको पानी डालो, डाइल्यूट करो, अगर ऐसा कुछ करते हो और उसका पीएच चेंज नहीं होता है तब क्या कहेंगे? दैट सॉल्यूशन इज अ बफर सॉल्यूशन। सेम वे अगर मैं इसी में तुमको दूसरा एक तरीके से दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूं। अगर मान लो मैं इस पानी में 0.4 ग्राम NaOH डाल दूं, ठीक है, अभी तो pH 7 था, इस केस में क्या होगा? OH माइनस क्या आएगा? OH माइनस विल बी प्रोवाइडेड मेनली बाय दिस ओनली, तो क्या आएगा? 0.4/40, ठीक है, ये आ जाएगा 10⁻² अगेन, ठीक है, 10⁻² ये आ गया और इसमें भी आएगा तो तुम्हारा 10⁻² का मतलब कितना हुआ? POH इज 10⁻², तो POH इज 2 और pH जो होगा दैट विल बी 12। तो यहाँ पर भी अगर तुम 12 माइनस pH जो आएगा दैट विल बी 12, ये आएगा 12 - 7 = 5। तो इस केस में भी तुम्हारा जो pH का चेंज है वो भी 5 है। तो तुम देख रहे हो कि सिर्फ पानी में थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस अगर हमने मिला दिया तो उसका pH में चेंज बहुत प्रोफाउंड है, बहुत ड्रास्टिक है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई सोल्यूशन हो जिसमें तुम थोड़ा सा एसिड डालो या थोड़ा सा बेस डालो या थोड़ा उसमें पानी और डाल दो, मतलब उसको डाइल्यूट कर दो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दो, और अगर उसके पीएच में कोई चेंज ना आए या कोई सिग्निफिकेंट चेंज ना आए तो हम उस सोल्यूशन को बफर सोल्यूशन कहेंगे। आर वी क्लियर? कूल, ठीक है। तो ये केसेस भी तुमको समझ में आ गए कि भाई बफर क्या होता है? एक कोई वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, या कोई वीक बेस और उसका कोई कॉन्जुगेट एसिड, उनके सोल्यूशन को हम बफर सोल्यूशन कहेंगे। अच्छा, बफर की प्रॉपर्टी क्या होती है वो तुम्हें यहाँ से समझ में आ रहा है कि भाई उसमें पानी, जैसे उसमें एसिड डालो, बेस डालो या उसमें और थोड़ा पानी डाल दो तो क्या होगा? इट विल नॉट चेंज इट्स पीएच, ठीक है। दैट्स व्हाट अ बफर सोल्यूशन इज, ठीक। तो इसमें लिखो व्हेन, इसी एग्जाम्पल को लिखना, बफर सोल्यूशन हेडिंग डालो, बफर सोल्यूशन हेडिंग डालो, ठीक है। बफर सोल्यूशन तुम्हारी हेडिंग होनी चाहिए। और इसमें ये एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ, इनफैक्ट यहाँ नहीं, यहाँ पे समझो इसको। बफर सोल्यूशन जो है एक हेडिंग डालो और उसमें ये एग्जाम्पल लिखो।
लिखो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो, व्हाट इज द पीएच ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, व्हाट इज द पीएच ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, उसको कैलकुलेट कर लो जो मैंने करवाया, पीएच इक्वल टू 7 है, ठीक है। इसमें लिखो नाउ इफ वी पुट 0.365 grams of HCl in it, now if we put 0.365 grams of HCl in it, the change in pH comes out to be 5, ठीक है। इस वाले में तो ये तो मैंने अभी बेस का बनाया हुआ, एसिड वाले में 5 का लिख लेना, ठीक है। वो पूरी कैलकुलेशन जो मैंने करी थी वो लिख लेना। दैट मीन्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, दैट मीन्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड changes the pH of water, changes the pH of water drastically, drastically ब्रैकेट में लिखना by 5 units, drastically, drastic change हुआ ना 7 में से 5, ठीक है, drastically। नेक्स्ट लिखो, if we put 0.4 grams of NaOH in the same 1 liter water, if we put 0.4 grams of NaOH in the same 1 liter water, ठीक है, 1 liter water, then the pH again changes drastically, then pH again changes drastically. This goes on to show that in a normal solution, that goes on to show that in a normal solution, ये normal solution ही है, in a normal solution a small amount of addition of a strong acid, small amount of addition of an acid लिखना, not strong acid, an acid or base changes the pH, acid or base changes the pH of the solution drastically. That means a normal solution does not have the resistance to change in its pH. इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, थोड़े से अमाउंट से ही ये चेंज हो गया। That means a normal solution does not have the resistance to change in its pH, ठीक है, फुल स्टॉप। अगर इसी को तुम तुम इसका एक एक्सटेंट और देख सकते हो, अगर तुम इसी वाटर को खुला छोड़ दो थोड़ी देर, है ना, तो ये जो सोल्यूशन है वो एसिडिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो CO2 होती है तुम्हारे एटमॉस्फेयर में, इवन दैट कम्स, जैसे अगर वाटर होगा सिंपल, तुम इसमें CO2 मिला दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, H2CO3, ठीक है ना, दिस इज एसिडिक। तो ये जो वाटर था, न्यूट्रल वाटर था, उसको एसिडिक कर देती है। कितना एसिडिक करेगी वो अलग बात है, बट पीएच चेंज तो हो गया ना इसका। गेटिंग माय पॉइंट? तो नॉर्मल सॉल्यूशन तो इतना प्रोन टू चेंज इन इट्स पीएच है कि उसको खुला छोड़ दो तो भी वो एसिडिक हो जाता है। ठीक, तो लिखो इवन इफ यू लीव प्योर वाटर, ठीक है, ये नोट करके लिख लेना, ये जेई में भी आया हुआ है। इवन इफ यू लीव प्योर वाटर ओपन फॉर अ वाइल, pure water open for a while, it gets acidic. It gets acidic because of dissolution of CO2 in it. Because of dissolution of CO2 in it. ठीक है, और अगर कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज करो या डाइल्यूशन कर दो किसी सोल्यूशन का तो भी उसका पीएच चेंज हो जाता है। तो लिखो पीएच कैन ऑल्सो बी चेंज वाया या थ्रू डाइल्यूशन। pH कैन ऑल्सो बी चेंज थ्रू डाइल्यूशन। अगर मैं इसी में, ये तुमने सोल्यूशन बनाया, बेसिक सोल्यूशन बनाया, इसमें मैं पानी डाल दूँ ऊपर से तो भी तो pH चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, तो pH ऑल्सो चेंजेस बाय डाइल्यूशन। ठीक है, अब बफर की या बफर सोल्यूशन की डेफिनेशन, बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन लिखनी है बफर सोल्यूशन की। तो लिखो सोल्यूशन हुज pH डज नॉट चेंज, सोल्यूशन हुज pH does not change on the addition of, a solution whose pH does not change
ऑन द एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, on the addition of a small amount of acid comma base, acid comma base और dilution और on long standing, मतलब ऐसे रख दो, उसको छोड़ दो रख के, तो वो अपने आप से उसका pH चेंज नहीं होता है ना। ऐसे अगर कोई सोल्यूशन है उसको हम बफर सोल्यूशन कहते हैं। तो लिखो, और on long standing is called a buffer solution, is called a buffer solution। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि उसका पीएच जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ अ बफर, प्रॉपर्टीज ऑफ अ बफर, ये थोड़ा सा डिक्टेट करने वाली चीज है तो डिक्टेट करता जा रहा हूं, है ना, लिखते चले जाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ अ बफर, बफर सॉल्यूशन हैज कांस्टेंट पीएच, ठीक है, हैज कांस्टेंट पीएच, ठीक है। सेकंड लिखना, पीएच डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन और लॉन्ग स्टैंडिंग, pH does not change on dilution और लॉन्ग स्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, pH does not change substantially, pH does not change substantially on addition of acid or base, pH does not change substantially, मतलब जीरो चेंज नहीं कहो, कहो कि होगा चेंज लेकिन बहुत माइन्यूट होगा जिसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, नेग्लिजिबल होगा मतलब, ठीक। तो pH डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली कह लो, pH डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली ऑन एडिशन ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें, जो मैंने सबसे पहले बताई थी कि एसिड के इस सोल्यूशन के अंदर बेसिक कह रहा हूँ सॉरी, बफर सोल्यूशन के अंदर एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस होता है या बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड होता है, ये ध्यान रखना। बफर सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ, लिखो, बफर सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ बोथ एसिडिक प्लस बेसिक एंटिटीज, ठीक है। ये बेसिक एंटिटीज कैसी हो सकती है, या तो एसिड हो सकता है प्लस कॉन्जुगेट बेस हो सकता है, और बेस प्लस कॉन्जुगेट एसिड हो सकता है। आर वी क्लियर, ठीक है। तो लिख लो इसको, एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस और बेस प्लस कॉन्जुगेट एसिड। तो ये तुम्हारे प्रॉपर्टीज हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ें और हैं, इसको करेंगे तब हम जाके एक्चुअली में जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे, ठीक। और इसके जो टाइप्स हैं वो भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले इसके आगे लिखो रेंज ऑफ बफर, ये बफर की रेंज क्या होती है, ठीक है। तो लिखो बफर या रेंज ऑफ पीएच ओवर विच, रेंज ऑफ पीएच ओवर विच इट इज इफेक्टिव, मतलब यूँ समझो बफर का कोई भी कुछ पीएच होगा, है ना, इस पीएच के बीच में अगर बफर का पीएच है, मतलब इस पीएच, जैसे पीएच की रेंज है लेट्स से ए से बी तक, तो इस पीएच से लेके इस पीएच के बीच में अगर बफर हुआ तो वो इफेक्टिव होगा। कैसे, कि अगर हम इसमें कुछ एसिड या बेस डाल देंगे तो ये कभी भी अपना पीएच चेंज नहीं करेगा, या करेगा भी तो स्लाइटली चेंज करेगा, ठीक है। अगर इस रेंज के बीच में हुआ, अगर इससे कम हुआ या इससे ज़्यादा हुआ तब क्या होगा, तब ये इफेक्टिव नहीं होगा। तुम इसमें थोड़ा सा भी एसिड या बेस डालोगे तो इट विल चेंज इट्स पीएच, ठीक है। तो बफर रेंज क्या हुआ कि इस रेंज के बीच में ही ये बफर के जैसे एक्ट करेगा। तो लिखो रेंज ऑफ पीएच ओवर विच अ बफर इज इफेक्टिव, रेंज ऑफ पीएच ओवर विच अ बफर इज इफेक्टिव, ठीक है। ये क्या है, बफर रेंज, ये हेडिंग डालना, बफर रेंज। और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ, टू स्टॉप द चेंज इन पीएच। अगर कोई बफर इफेक्टिव हो रहा है दैट मीन्स इट इज इफेक्टिवली रेजिस्टिंग द चेंज इन इट्स पीएच, एंड इफ इट इज नॉट इफेक्टिव दैट मीन्स दैट इट इज नॉट इफेक्टिव इन चेंज इन इट्स या रेजिस्टेंस टू चेंज इन इट्स पीएच, ठीक है जी, गॉट इट। नेक्स्ट लिखो बफर एक्शन। ये बफर एक्शन क्या होता है, बफर एक्शन वो एक्शन है जिसके थ्रू ये अपने पीएच को चेंज होने से बचाता है। जैसे अगर मैं तुम्हें बात करूं, इधर वीक एसिड है, जैसे मान लो वीक एसिड है कोई HA प्लस A-, ठीक है, तो ये एसिडिक हो गया, और क्योंकि ये इसका कॉन्जुगेट बेस है
तो हम कह सकते हैं ये बेसिक है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें एसिड डालूंगा, मान लो इस पूरे के पूरे में मैं एसिड डालता हूं, तो क्या करेगा, इट विल रिएक्ट विद बेस और पीएच चेंज होगा नहीं। या अगर मैंने इसमें बेस डाल दिया तो इट विल रिएक्ट विद एसिड, तो जो बेस की वजह से चेंज हो सकता था वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, ये बेस इस एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ओवरऑल जो सोल्यूशन है उसका पीएच बना रहेगा। ठीक, तो इसमें लिखो एक्शन ऑफ बफर सोल्यूशन, एक्शन ऑफ बफर सोल्यूशन ऑन द एडिशन ऑफ एसिड और बेस, on the addition of small amount of, action of buffer solution on the addition of small amount of acid or base by which it resists the change in its pH। तो यहाँ पे क्या देखा तुमने कि ये तुम्हारा बफर है, एसिडिक है बेसिक है, मैं भी उसमें बात कर ही नहीं रहा हूँ। एसिडिक बेसिक तुम्हारा एक बफर है, उसमें तुमने अगर एसिड डाला तो बेस के साथ रिएक्ट कर गया तो उसके पीएच में चेंज होना या जितना हो सकता था उतना नहीं हुआ, कम हुआ या नहीं ही हुआ। बेस अगर तुमने डाल दिया तो वो एसिड के साथ रिएक्ट कर गया, तो इसकी वजह से भी जो पीएच में चेंज आना था वो भी नहीं आया, है ना। तो ये रेजिस्ट करना या जो एक्शन है दैट इज कॉल्ड बफर एक्शन। ठीक है, बाय विच इट रेजिस्ट्स द चेंज इन इट्स पीएच। अब जो पीएच होता है, सॉरी जो बफर सोल्यूशन होता है वो 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, 3 इनफैक्ट 2 प्रकार का समझो। सेकंड वाले के 2 अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, सेकंड वाले के 2 अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, समथिंग इज कॉल्ड बफर सोल्यूशन। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट चीज लिखो टाइप्स ऑफ बीएस। बीएस मतलब समझते हो ना, बफर सोल्यूशन। ठीक है, ओके। तो बीएस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल बफर और दूसरा होता है मिक्स्ड बफर। जो सिंपल बफर होता है, ठीक है, जो सिंपल बफर होता है उसमें क्या है कि वीक एसिड और वीक बेस हो, सिर्फ सॉल्ट हो। ठीक, और सिर्फ सॉल्ट होने की वजह से क्या होगा, इट विल फॉर्म अ बफर ऑन इट्स ओन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखवाया था ना लास्ट, वीक एसिड वीक बेस का जो सॉल्ट था उसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तो हुआ, लेकिन साथ में उसने एक सॉल्ट बफर भी क्रिएट कर लिया। तो इसमें एसिड और बेस दोनों के दोनों एक ही में है, जस्ट एक सॉल्ट है, ना उसमें अलग से कोई एसिड है ना उसमें अलग से कोई बेस है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट है। तो क्योंकि एक ही कॉम्पोनेंट है ना, तो हम कह सकते हैं दैट वन कॉम्पोनेंट अगर है तो हम इसको कहते हैं ये सिंपल बफर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्ट होता है, किसका, वीक एसिड और वीक बेस का। ठीक है, इसका अगर हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी कर देंगे तो जो सोल्यूशन आएगा दैट विल बी कॉल्ड योर बफर सोल्यूशन। इसको हम कहते हैं सॉल्ट बफर। ठीक है भाई माँ, तो इसमें लिखो टाइप्स ऑफ बफर, सिंपल बफर, वन कंपोनेंट ओनली, सॉल्ट ऑफ ये। अगर तुम इसमें देखो तो तो इसमें ये सॉल्ट बफर है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने से चेंज नहीं होता इसका पीएच। मैंने बताया था ना, इसका पीएच एच और के एच, अगर हम बात करें इसका पीएच एच और के एच, ये इंडिपेंडेंट ऑफ concentration है, that is independent of concentration, that is ठीक है, that is independent of dilution। ठीक है, इस वजह से। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा अगर तुम देखना चाहो तो एग्जाम्पल कैन बी वेरी वेल CH3CONH4। गॉट इट? तो लिख लो इसको। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट लिखो मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर तुम्हारे 2 प्रकार के होते हैं, पहले लिखवा रहा हूँ, ए एसिडिक बफर
और बी जो है वो है बेसिक बफर। आज के लेक्चर में हम एसिडिक बफर डील करेंगे, 100% नहीं, थोड़ा बहुत सही, लेकिन करेंगे इसी से। ठीक है, तो लिखो एसिडिक बफर। एसिडिक बफर की क्या हुआ है कि इसमें एक वीक बेस होना चाहिए, सॉरी वीक बेस नहीं, वीक एसिड होना चाहिए प्लस एक स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी वीक एसिड मतलब सेम वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एक सॉल्ट होना चाहिए, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल चलो हम अभी देंगे, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। देखो सोल्यूशन, अ सोल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड्स, एसिड, a solution containing a weak acid and its salt with a strong base, weak acid and its salt with a strong base, ठीक है, with a strong base is called acidic buffer, is called acidic buffer। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम लेना चाहो तो हम क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पे, देखो CH3COOH, ये तुम्हारा एसिड हो गया, तो इसके साथ में क्या हो सकता है भाई, CH3COO और CH3COOK और CH3COO होल ट्वाइस Ca। आर वी क्लियर? सिंपल है ना भाई, ये प्लस ये हो सकता है, या फिर ये प्लस ये हो सकता है, या फिर ये प्लस ये हो सकता है, मतलब कोई सा भी एक सॉल्ट हो, दोनों होने की जरूरत नहीं है। ये तीनों लिख रही है, मतलब ऐसा नहीं कि तीनों ही एक साथ होने चाहिए, नहीं, दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस। गेटिंग माई पॉइंट? इट्स एज सिंपल एज दिस। सिमिलरली अगर तुम करना चाहते हो और एग्जाम्पल्स, तो हम ये ले लेते हैं HCOH प्लस HCOO, लेट्स से RB, ठीक है, HCOO SR होल ट्वाइस और HCOO CS, इस तरीके से मान लो। ठीक है, तो तुम्हारे पास कोई वीक एसिड और उसी वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एक सॉल्ट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं सब। इसमें अगर तुम देखोगे तो ये किसके साथ में है, ये सॉल्ट किसके साथ है, NaOH के, ये KOH के, ये CaOH होल ट्वाइस के, ये RbOH के, ये CSOH के और ये SROH होल ट्वाइस के साथ में है। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सेम वे अगर तुम देखो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड क्या होता है भाई, ठीक है, अगर तुम इसको ऐड कर लो, ऐड मतलब इसके साथ में बेंजोइक एसिड का कोई, लेट्स से ये दोनों की बात हो रही है अगर, दिस इज ऑल्सो अ बफर सोल्यूशन। ठीक है, तो लिखो दिस कैन कॉन्स्टिट्यूट अ बफर सोल्यूशन, बेसिक ये है। उसमें भी हम देखेंगे कुछ चीज़ें, कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम देखेंगे। तो उसमें लिखो द डिफरेंस बिटवीन द एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस शुड बी ऑफ 1H+। अगर तुम ध्यान से देखो, इसमें और इन सभी में सिर्फ और सिर्फ एक H का डिफरेंस है, वहाँ पर भी देखोगे तो H का डिफरेंस है। तुम यहाँ पे बोलोगे सर 2H का डिफरेंस नहीं है, तो ये 2 मॉलिक्यूल होंगे ना बाबू, ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल होंगे तभी तो ये बनेगा। गेटिंग इट? तो एक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस में हमेशा एक H+ का डिफरेंस होगा, और अगर ऐसा है तो वो बफर सोल्यूशन बनाएगा। वो मैं बताता हूँ अभी कैसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ना, देखो डिफरेंस ऑफ ओनली वन हाइड्रोजन, डिफरेंस ऑफ ओनली वन हाइड्रोजन बिटवीन द सॉल्ट and the strong base, between the acid and the salt of strong base, salt with strong base, ठीक है, between the acid and the salt with a strong base। जैसे अगर तुम्हें मैं इसी की बात करूं, ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं ये H2S प्लस NaHS, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें एसिड क्या है, H2S है, और इसमें कॉन्जुगेट बेस क्या है ये, तो क्या इनके बीच में एक H+ का डिफरेंस है? यस, दैट मीन्स दे कैन कॉन्स्टिट्यूट अ बफर सोल्यूशन, BS। गेटिंग इट? ठीक है, कूल। अच्छा, अगर मान लो ये हो जाए केस NaHS प्लस Na2S,
ठीक है। अगर तुम इसकी बात करते हो तो यहाँ पर भी अगर तुम देखो HS माइनस है और यहाँ पे S2 माइनस है ना, तो ये एक एसिड हुआ और ये एक उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया, ठीक है, ये भी एसिड कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पर भी बफर सोल्यूशन बन सकता है या एसिडिक बफर सोल्यूशन बन सकता है, एसिडिक बफर सोल्यूशन बन सकता है, ठीक है। कभी भी अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ अगर है तो क्या ये बफर सोल्यूशन बनाएगा? नहीं, क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में 2H का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो, इसमें और इसमें 1H का था, इसमें और इसमें भी 1H का डिफरेंस है, ठीक है। ये एक तरीका बता रहा हूँ बस, नॉट दैट की कोई डेफिनेशन है ऐसी, बट एक ऑब्जर्वेशन है कि भाई कभी भी अगर तुम्हारा एसिडिक बफर बनेगा या है ना एसिडिक बफर बनेगा तो उसमें 1H का डिफरेंस होगा बिटवीन द एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। इस वाले में ये एसिड और कॉन्जुगेट बेस नहीं कहला सकता। क्लियर होगी बात? तो अगर तुम देखो इसके पास पोटेंशियल कितने एसिडिक बफर बनाने का है, H2H के पास 2 एसिडिक बफर बनाने का पोटेंशियल है, क्योंकि इसके पास 2 रिप्लेसेबल H प्लस आयंस है या एसिडिक हाइड्रोजन है, जस्ट पुट इट लाइक दैट कि इट हैज़ 2 एसिडिक हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो लिख लो H2S हैज़ 2 एसिडिक हाइड्रोजन्स, H2S हैज़ 2 एसिडिक हाइड्रोजन्स, hence it can form two different एसिडिक बफर्स। यहाँ पे तुमको दिख ही गया। अब मान लो यही चीज़ मैं बात करता हूँ तुम्हारी, लेट्स टॉक अबाउट H3PO4 की, ठीक है। अगर मैं H3PO4 की बात करता हूँ, लेट्स से H3PO4 है, ये तो तुम्हारा एसिड हो गया, इसके साथ में तुमने H2PO4 माइनस डाला हुआ है, ठीक है, या फिर H2PO4 माइनस है, इसके साथ में तुमने HPO4 2 माइनस डाल दिया, और अगर HPO4 है PO4 3 माइनस है, तो अगर तुम ध्यान से देखो हर एक में 1-1 का डिफरेंस है ना, 1-1 H का डिफरेंस है ना सब में, इसमें और इसमें एक H प्लस का डिफरेंस है, इसमें H प्लस का डिफरेंस है, इसमें एक H प्लस का डिफरेंस है। तो ये तुम्हारा एक एसिडिक बफर हो गया, तो उसको मैं एसिडिक बफर 1 बोल सकता हूँ। ये दूसरा एसिडिक बफर हो गया जिसमें एसिडिक बफर 2 बोल सकता हूँ। ये तीसरा एसिडिक बफर हो गया, इसको एसिडिक बफर 3 बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एसिडिक बफर्स मिल रहे हैं। तो जितने ज़्यादा रिप्लेसेबल H या रिप्लेसेबल एसिडिक हाइड्रोजन्स थे, उतने ही ज़्यादा एसिडिक बफर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो लिखो since H3PO4 has 3 acidic hydrogens, since H3PO4 has 3 acidic hydrogens, it can form 3 different acidic buffers. It can form 3 different acidic buffers. ठीक है जी। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं आज की क्लास, उसके बाद वहीं पे कंप्लीट करेंगे, एंड देन टुमारोज लेक्चर वी विल सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ एसिडिक बफर, सम क्वेश्चंस वी विल डू, एंड देन वी विल मूव ऑन टू बेसिक बफर, ठीक है। तुम बोलोगे कि सर बफर एक्चुअली में कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर देखो मैंने बताया कि तुम्हारा ये कहाँ गया, एक तो सिंपल बफर था, उसको हम सॉल्ट बफर कहते हैं, और अगर मिक्स बफर में देखें तो एक एसिड हो गया और एक बेसिक हो गया। तो सॉल्ट बफर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एसिडिक बफर का कुछ पार्ट हम आज पढ़ चुके हैं, कल थोड़ा सा पार्ट पढ़ लेंगे और फिर बेसिक बफर, तो वहाँ कंप्लीट होगा। उसके बाद हम वी विल मूव ऑन टू KSP, ठीक है, विच इज़ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, विच विल बी द बेसिकली द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। चलो, तो अब क्वेश्चन देता हूँ तुमको, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म एन एसिडिक बफर। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसिडिक बफर फॉर्म कर रहा है। दिस इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म एन एसिडिक बफर, ठीक है, कौन सा है जो एसिडिक बफर फॉर्म करेगा, इनमें से कौन सा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने एक CH3COOH लिया और साथ में NaOH ले लिया, ठीक है। अच्छा, मैंने इसका भी एक मोल लिया था या एक अमाउंट, लेट्स से कि जो इसका मिली इक्विवेलेंट्स थे या मिली मोल्स थे, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इनको। यहाँ पे मिली मोल्स जो थे, इसका भी 1 था, इसका भी 1 था, तो इसमें क्या होगा, इसमें रिएक्शन होगी और हमें मिलेगा CH3COONA प्लस H2O, ठीक है। तो शुरुआत में अगर ये रहा, ये तो 0 रहा होगा, फिर उसके बाद क्योंकि ये दोनों के दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे और ये 1 बन जाएगा।
तो इवेंचुअली फाइनली सोल्यूशन में क्या बचा, फाइनली क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ CH3COO Na। ठीक है, अब यहां तो कोई एसिड ही नहीं है भाई। अगर एसिड हो और तब उसका सॉल्ट हो तब तो हम कहेंगे ना कि बफर है, ये तो डफर है। तो बफर नहीं है इसमें, क्यों? क्योंकि ना एसिड नहीं है इसमें। अगर एसिड होता तो एसिड के साथ में उसका बेस अगर है या कॉन्जुगेट बेस अगर है तो हम कह सकते हैं बफर है। तो यहां पर कोई बफर नहीं है। ठीक है, इस केस में, पर्टिकुलर केस में कोई बफर नहीं है। लेट्स से मैं इसको ये कर दूं इंस्टेड ऑफ दिस, तब क्या होगा? तब भाई ये रिएक्ट करेंगे, इसका 1 मिलीमोल है या इसका 2 मिलीमोल है, तो ये एक तो रिएक्ट कर गए, एक रिएक्ट कर गया, तो मतलब क्या हुआ, 2 - 1 = 1। ये तो 0 रहा, ये 1 रह गया। तो अब इस केस में क्या है कि CH3COOH है और CH3COO- भी है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो अगर तुम देख रहे हो इस केस में हम कह सकते हैं कि एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो अभी के लिए इमटेरियल है, बट एसिड है और उसका, या वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस है, तो हम कह सकते हैं दैट दे कैन कॉन्स्टिट्यूट अ बफर सोल्यूशन, दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ बफर सोल्यूशन। ठीक है, चलो जी, अब H2S के साथ में देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब एक तरीके से क्वेश्चन है। हालांकि तुम्हारे हो सकता है स्कूल में इस चीज़ पे बात कर लें। मान लो H2S की बात करते हैं, है ना, H2S है, ठीक है। H2S और NaOH की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, इसका भी 1 मिलीमोल डाला, इसका भी 1 मिलीमोल डाल दिया। ठीक, यहाँ पर क्या बनेगा, जब इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, तो सबसे पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। ये ध्यान रखना भाई, आयनिक इक्विलिब्रियम में हमेशा कोई भी H अगर रिप्लेस होगा तो 1 by 1 होगा। सेम रिएक्शन में तुम दोनों को नहीं दिखाओगे। तो कैसे, अगर इसका एक H+ रिप्लेस होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaHS + H2O। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली तुमने Na2S बना दिया और 2H2O डाल दिया। नो, दिस विल नॉट वर्क। ठीक है, इस तरीके से नहीं करना है। आर वी क्लियर? ठीक है जी, 0 हो गया ये शुरुआत में, ये तो इसके बारे में तो बात करें, H2O है ये। ठीक है, तो अच्छा, अब ये रिएक्ट कर गया। जब ये रिएक्ट कर जाएगा तो ये भी 0 बचेगा, ये भी 0 बचेगा, यही बचेगा। अगर तुम ध्यान से देखो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास क्या है इस केस में, NaHS। तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट ही तो तुम्हारे पास में, एसिड थोड़े ना है। तो एसिड नहीं होगा और सिर्फ सॉल्ट होगा तो कैसे बफर कहलाएगा? तो इस केस में भी हम कहेंगे कि ये बफर नहीं है। गॉट इट? अच्छा, नेक्स्ट केस लेते हैं। लेट्स से वी आर टेकिंग इट 2:1, मतलब 2:1 के रेशो में ले रहे हैं इनको। ठीक, अगर 2:1 के रेशो में लिया तो शुरुआत तो मतलब बेसिकली बना यही जो बनना है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर 1 मोल बच जाएगा और ये तो 0 हो गया, ये 1 मोल बच जाएगा। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो इस केस में फाइनली जो आ रहा है वो आ रहा है H2S, वो भी 1, और ये भी NaHS, ये भी 1। तो अगर तुम देखो H2S और NaHS का अगर बात करेंगे तो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट अ बफर सोल्यूशन, और यहाँ पे तो ये बफर सोल्यूशन बना रहा है। इस पर्टिकुलर केस में हम कहेंगे दैट दिस विल कॉन्स्टिट्यूट अ बफर सोल्यूशन। तो तुम देख रहे हो कि सेम एसिड और बेस होने पे भी देर आर कंडीशंस इन विच वन कैन फॉर्म से कि दैट देर इज बफर सोल्यूशन फॉर्मिंग। इस वाले केस में जब दोनों इक्वल थे तो कोई बफर सोल्यूशन नहीं बन रहा था। उसके लिए प्रेरिक्विजिट क्या है कि उनके बीच में एक H+ का डिफरेंस होना चाहिए और एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस दोनों प्रेजेंट होने चाहिए साइमल्टेनियसली इन दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन। गॉट इट? अच्छा, मान लो कि मैं इसे 2:3 कर दूं इंस्टेड ऑफ 2:1, ये 2:3 कर दूं, तो तब क्या होगा भाई, ये तो पूरा का पूरा रिएक्ट हो चुका होगा। ये बनेगा 2 और ये बन जाएगा 1। भाई 1:1 के रेशियो में रिएक्ट कर रहा है ना, तो इसके 2 जाएंगे तो इसका भी 2, इसको ही समझ लिया, 3 - 2 = 1, ये आ जाएगा। अच्छा, अब तुम बोलोगे कि यार फाइनली क्या आ रहा है इसमें तो आ रहा है NaOH + NaHS। क्या इसमें कोई
मतलब कंपैरिजन कर सकते हो कि ये बफर बनाएगा, नो, तो यहाँ पर नो बफर। लेकिन तुम एक चीज़ भूल रहे हो कि इसके और इसके बीच में भी तो रिएक्शन हो सकती है। तो अब एक्चुअली में बफर मतलब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तब जाके बफर बनेगा। कैसे? ये तो बचा 1, ये बचा 2, ये दोनों क्या करेंगे Na2S में कन्वर्ट होंगे प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाता है तो ये तो 0 बचेगा, ये 1 बचेगा और ये 1 बच जाएगा। तो अगर तुम देखो NaHS और Na2S के बीच में सिर्फ और सिर्फ फाइनली क्या बचा, NaHS बचा वो भी 1 इक्विवेलेंट और Na2S बचा वो भी 1 इक्विवेलेंट। तो ये देखो इसमें एक बफर सोल्यूशन बनने के लक्षण हैं। तो यहाँ पर भी बफर सोल्यूशन बन सकता है। तो सारे केसेस तुमने देखे, उसमें ये ध्यान रखना है कि भाई सिर्फ एसिड और बेस तुमने मिला दिया तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें एसिड बफर मिल जाए। तुम्हें वहाँ देखना है कि एक वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस या फिर कोई वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, प्रेजेंट हो, इक्वल अमाउंट में भी ना हो, प्रेजेंट होने चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि बफर बन गया, एल्स नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ पर मैं आज की क्लास को विराम देता हूँ। यहाँ पर हमने आज क्या क्या देख लिया कि भाई जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है उसमें जो लास्ट वाला पोर्शन है उसमें कैसा है, उसका एक टेबल भी हमने देख लिया। अगर इक्वल अमाउंट्स ना हो एसिड और बेस के तो क्या होगा, तो बफर सोल्यूशन बनते हैं। हमने देखा कि बफर सोल्यूशन क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, और उसके अलावा हमने देखा कि टाइप्स ऑफ बफर्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक तो हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑलरेडी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कर चुके हैं, सॉल्ट बफर, और जो एसिडिक बफर है उसको ऑलमोस्ट हमने अब डिस्कशन कर लिया है। कल हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। सो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू हैव लर्नड समथिंग न्यू एंड इफ इट हैज क्लियर्ड सम ऑफ योर डाउट्स, then do like this video, share it with your friends, put in a comment और सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। और दोस्तों को बोलो यार, कसम दो मम्मी की, ठीक। चलो बाय बाय, टेक केयर।